हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत हमारा टॉपिक है डीएनए, आरएनए एंड हार्मोन्स। आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या है, हार्मोन्स क्या है और बेसिक डिफरेंस डीएनए और आरएनए में क्या होते हैं। तो सबसे पहले आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं डीएनए के साथ। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एक तरह से ये आपका पॉलीमर है ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का। तो इसका अगर आप फुल फॉर्म लिखेंगे तो इसको लिखेंगे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इट इज polymer of nucleotides। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स का एक पॉलीमर है, तो इसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कह सकते हैं। इसमें हम लोग 4 बेस इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ए, सी, टी और जी। तो इट कंटेन 4 बेसेस। इनके नाम है ए, टी, सी एंड जी। ए मीन्स होता है एडेनिन, टी जो है थायमिन, सी मीन्स साइटोसिन और जी क्या है ग्वानिमीन। तो डीएनए में 4 बेस का इस्तेमाल किया जाता है जिनके नाम है ए, सी, टी और जी। अच्छा, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये पॉलीमर है आप न्यूक्लियोटाइड्स का, तो पहले हम समझे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये बनता है बेस, शुगर और फास्फेट आयन से। बेस, शुगर और फास्फेट आयन को मिलाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं तो कार्बन नंबर 1 पर हम एक बेस जोड़ेंगे, यानी कार्बन 1 पर एक हम लोग जोड़ेंगे बेस, और ये कार्बन नंबर 5 पर ये 3 हो गया, ये आपका 4 हुआ, और यहाँ पर है कार्बन नंबर 5 पर एक हम फास्फेट आयन जोड़ देंगे। यहाँ एक फास्फेट आयन जुड़ेगा, ये फास्फेट आयन। तो ये तीनों को मिलाकर ये क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीऑक्सीराइबोज विथ बेस एंड फॉस्फेट आयन, फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, बेस कहाँ जुड़ता है, कार्बन 1 पोजीशन पर, और फॉस्फेट आयन कहाँ जुड़ता है, कार्बन नंबर 5 पोजीशन पर। बेस जो ऐड होगा ये कार्बन 1 पोजीशन होगा, और फॉस्फेट आयन कहाँ जुड़ेगा, ये C5 पोजीशन पर। ये आपका न्यूक्लियोटाइड्स हुआ। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या बनाएंगे, पॉलीमर। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब हुआ न्यूक्लियोटाइड्स मीन्स ये हुए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड विथ 3-5- फास्फोडाइएस्टर लिंकेज।
ये तो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। ऐसे ही 2, 3, 4 को ढेर से आपस में जुड़ेंगे। और कैसे जुड़ेंगे? 3' 5' फास्फोडाइस्टर लिंकेज के द्वारा जुड़ेंगे। तो आइए इसको बना के देखते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए। देखिए, ये एक आपका है न्यूक्लियोटाइड्स। इसी में एक न्यूक्लियोटाइड्स हम और जोड़ते हैं। कहाँ पर? कार्बन नंबर 3 पोजीशन पर। इसके द्वारा? विथ फॉस्फेट लिंकेज के द्वारा। तो यहाँ पर एक हम जोड़ेंगे फॉस्फेट लिंक। फॉस्फेट मतलब PO4, तो P हो जाएगा O, O और O। और ये किससे जुड़ेगा? ये जुड़ेगा आपका CH2, 3 5 है। तो ये हो गया कुछ ऐसे। थ्री 5, तो ये हुआ ऐसे। यहाँ पर बेस है, ये HOH। यहाँ पर चूंकि ये डीऑक्स है तो यहाँ पर H ही रहेगा और ये H। देखिए, ये कार्बन नंबर 3 पोजीशन है और यहाँ पर है ये कार्बन नंबर 5। तो ये 3' 5, ये कौन सी लिंकेज है? ये है फास्फो डाइएस्टर लिंकेज। किसके बीच बनी है? 3' 5' कार्बन के बीच में। ऐसे ही नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाएंगे और जब ये ढेर नंबर जुड़ जाएंगे तो हमारा बनेगा फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो होगा क्या? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड होगा। कैसे होगा? देखिए, सिंपल फॉर्म में अगर दिखाएं, इन सिंपल फॉर्म हमने कहा कि बेस, शुगर और फास्फेट, ये एक हो गया अपन न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही दूसरा हो जाएगा बेस, शुगर और फास्फेट। ऐसे फिर होगा बेस, शुगर। तो इस तरह से बेस, शुगर, फास्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाएंगे, बेस, शुगर और फास्फेट। और इस तरह से बेस, शुगर, फास्फेट, बेस, शुगर, फास्फेट, ऐसे ढेर से मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। तो ये क्या बना लेगा आपका? ऐसे चलता जाएगा तो ये आपका बना लेगा एक न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, जो DNA है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक डबल स्ट्रैंड होता है। इन DNA में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तो हम 2 लॉन्ग पॉली न्यूक्लियोटाइड्स चेन जो है वो डबल हेलिकल वे में अरेंज होते हैं। 2 लॉन्ग चेन पॉली न्यूक्लियोटाइड्स are arranged in double helical arrangement। सिंगल नहीं, ये तो जैसे एक सिंगल हो गया, तो सिंगल ना हो करके 2 लॉन्ग पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स को हम लोग जोड़ते जाएंगे। कैसे जोड़ेंगे उसको करके देखते हैं। ये आप पहले लिख लीजिए। चलिए, अब हम लोग बना रहे हैं DNA का स्ट्रक्चर। तो DNA में क्या होगा? 2 लॉन्ग पॉली पेप्टाइड चेन्स होंगी। तो कुछ ऐसे ही बनेगा इसका स्ट्रक्चर।
ये कुछ ऐसे, ये मान लीजिए 3 5 और ये आपका 3 5 3 5 ये लिंकेज के थ्रू ये जुड़ते चले जाएंगे। अच्छा, इसमें 4 बेस होते हैं, तो जो 4 बेस होंगे, 4 बेसिस क्या है इसमें, A C T एंड G। A एडेनिन, C साइटोसिन, T क्या है थायमिन और G ग्वानिन है। तो A और C जो है वो मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहेगा, एंड C A और T और C और G 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहेंगे। ये इसमें कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो जैसे ये रख सकते हैं कि G और C ऐसे जुड़े हैं, फिर मान ले रहे हैं A और T हैं, फिर इसी तरह T और A हैं, फिर A और T है, ऐसे ये जुड़ते चले जाएंगे इसी तरह से। तो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह से इसमें भी हम लोग देख सकते हैं C और G है, फिर इसी तरह से A और T ऐसे करके जुड़ते चले जाएंगे सब में। अच्छा, डबल हेलिकल होता है, ये तो आपको समझ में आया। फिर इसमें क्या है, डीएनए जो होता है ये लार्ज मॉलिक्यूलर मास होता है, इसका मास इन मिलियंस यूनिट कितना होता है, लगभग 6 × 10⁶ टू 16 × 10⁶ यूनिट तक इनका मोलर मास होता है डीएनए का। डीएनए के केस में मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है। डबल हेलिकल होने के कारण ये स्टेबल होते हैं और ये कहाँ रहते हैं, मोस्टली जो प्रेजेंट होते हैं इन सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इनका यूज क्या है डीएनए का, ये रिप्लिकेशन के द्वारा मतलब अपना एक से अधिक डीएनए प्रकट करता है। तो इसमें होता है, इसमें डीएनए जो होता है रिप्लिकेशन करता है। रिप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये कुछ ऐसे, तो ये रिप्लिकेट होकर के इसमें 2 डीएनए के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। मतलब ये अपनी 2 कॉपी बना देता है कुछ ऐसे। दो कॉपीज ये बना देता है रिप्लिकेशन के द्वारा डीएनए। अच्छा, ये क्या करता है डीएनए चलिए प्रोवाइड करता है, कोडिंग करता है, एक तरह से ये ब्लूप्रिंट तैयार करता है अब ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन सेल्स का। तो इट प्रोवाइड कोडिंग और ब्लूप्रिंट। ये ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा जो है ह्यूमंस के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, मानव के जैसे जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो उसके बच्चों में जाते हैं। तो ये थोड़ा सा था डीएनए के बारे। अच्छा, डीएनए में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, थोड़ा उसको भी समझिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसका इस्तेमाल करते हैं जो है क्राइम ब्रांच वाले क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, या कभी कभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा या डीएनए के द्वारा हम ये भी पता कर पाते हैं कि मतलब फादर और उसके सन में रिलेशन है, मतलब
उनका आपस में रिलेशन भी निकाल सकते हैं कि जैसे कि कोई इंसान का वो लड़का है या नहीं है, ये कंफर्मेशन हम डीएनए के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ से ही कर सकते हैं हम लोग। तो ये डीएनए के बारे में था। डीएनए का हम लोग मोटा मोटा याद रख लें, ये डबल हेलिकल होता है, 4 बेस इसमें इस्तेमाल होते हैं, ए, सी, टी और जी, जिसमें ए और टी के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और सी और जी के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। डबल हेलिकल होने के कारण ये स्टेबल होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है और मोस्टली सेल्स में रहता है। ये प्रोवाइड करता है कोडिंग ऑफ सेल्स की। इसमें रिप्लिकेशन होता है जो आगे फिर प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। ये था डीएनए। अब हम लोग चर्चा करेंगे आरएनए के बारे में। अब हमारी चर्चा होगी आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। इसमें भी 4 बेस यूज होते हैं जिनके नाम है ए, सी, टी की जगह यू होता है, यूरेसिल एंड जी। यहां पर ए फॉर है एडेनिन, सी यहां पर है साइटोसिन, यू है यूरेसिल और जी है ग्वानिन। तो आरएनए में खास बात क्या है कि आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें जो पेंटोज शुगर होता है वो राइबोज होता है। एक्चुअली इसमें जो पेंटोज शुगर है, जो पेंटोज शुगर होता है वो राइबोज होता है। वो क्या होता है? बीटा टी राइबोज होता है। क्या है इसका स्ट्रक्चर? देखिए कुछ ऐसे होता है। ये यहाँ होता है OH, फिर H, OH और फिर ये होता है आपका HOH और यहाँ पर H और ये CH2OH। अब ये देखिए सेकंड कार्बन जो है आपका 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 है। तो जो सेकंड कार्बन है इसमें ऑक्सीजन है और हमने डीएनए के केस में देखा था डीऑक्सी था, यानी ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट था। अच्छा, अगर इनको इसको न्यूक्लियोसाइड बनाना है, न्यूक्लियोसाइड, तो एक क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर हम लोग एक ऐड कर देंगे बेस। कि बेस ऐड करने पर क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड, यानी कि बेस अब प्लस आपका अगर होगा पेंटोज शुगर, तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड। पेंटोज शुगर कहां जोड़े? कार्बन 1 पोजीशन पर। और अगर इसी में न्यूक्लियोसाइड में हमने और ऐड कर दिया क्या? फॉस्फेट आयन, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब इसमें भी हमारा जब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है तो वैसी तरह 3 और 5 के बीच में फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनती जाती है और लॉन्ग चेन मिलता है। लेकिन ये कंपैरेटिवली क्या होता है, थोड़ा इसका जो मॉलिक्यूलर मास है स्मॉल होता है, स्मॉल मॉलिक्यूलर मास होता है इसका, और ये लेस स्टेबल होता है, और ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। तो ये कुछ है इसमें। अच्छा, इसका जो होता है सिंगल स्ट्रैंड होता है। सिंगल स्ट्रैंड को अगर हम थोड़ा समझने का प्रयास करें, मैं यही बनाने की कोशिश करता हूं यहाँ पर।
तो सिंगल स्ट्रैंड कुछ इस तरह से, ये 3' यहाँ 5 है, ये बेसिस लगे रहेंगे इसमें। ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो आरएनए के केस में, अच्छा आरएनए का बेसिक यूज क्या है? आरएनए जो है डीएनए, ये प्रोटीन सिंथेसिस को में निर्माण में योगदान करता है। आरएनए भी 3 तरह के होते हैं। चलिए पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ आरएनए की भी बात करेंगे। आरएनए के जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए, ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है एमआरएनए, एक है आपका टीआरएनए और एक है आरआरएनए। तो 3 तरह के आरएनए हैं। अच्छा एमआरएनए क्या करता है? ये मैसेंजर की तरह काम करता है, यानी कि जो डीएनए से हमको जो कोडिंग वगैरह मिलती है उसको ये मैसेज पहुंचाता है किसके पास? राइबोसोमल, यानी जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो इसका काम है, इट वर्क्स लाइक मैसेंजर that is give message to ribosomal, that is give या provide message to ribosomal। अच्छा ये मैसेज लेता कहाँ से है? ये डीएनए से ले लेता है, और डीएनए से जो कोडिंग लेता है इसको मैसेज में रीड करता है और वो प्रोवाइड करता है राइबोसोमल। राइबोसोमल कहाँ है? वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस, वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस। तो ये होता है। अच्छा टीआरएनए क्या करता है? टीआरएनए ये ट्रांसफर करता है, जो मैसेज इसको दिया उसको वो ट्रांसफर करता है। ये ट्रांसफर, ये मैसेज देता है, प्रोवाइड मैसेज, और ये मैसेज को ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर दी जो कोडिंग होती है टू राइबोसोमल, टू राइबोसोमल। तो ये मैसेज को हम लोग का क्या करता है? मैसेज को ये ट्रांसफर करता है, राइबोसोमल राइबोसोम। अच्छा राइबोसोम भी ले सकते हैं। आरआरएनए क्या करता है? ये राइबोसोमल आरएनए, राइबो आरएनए। अच्छा टीआरएनए का फुल फॉर्म है ट्रांसफर आरएनए, यानी नाम से पता चला कि मैसेज को क्या करेगा, जो भी उसके पास जानकारी होगी उसको ट्रांसफर कर दिया। और आरआरएनए क्या करता है? राइबोसोमल, यानी कि अब ये काम क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस का बनाने लगता है, या कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, उसको प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है? नाउ फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, और ये कह सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स या प्रोटीन सिंथेसिस बनाते हैं। तो बच्चों जो आरएनए है उसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये सिंगल स्ट्रैंड होता है और इसमें 4 बेस इसमें भी इस्तेमाल होते हैं। इसके नाम है ACT की जगह इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल यूज होता है, जी होता है। अच्छा इसका मॉलिक्यूलर मास लेस होता है, तो मॉलिक्यूलर मास लगभग जो होता है इसका, ये मोलर मास जो होता है ऑफ आरएनए, ये लगभग होता है 20,000 यूनिट टू
40,000 यूनिट। ये लेस स्टेबल होता है। लेस स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, साइटोप्लाज्म आपका सेल में पाया जाता है। डीएनए और आरएनए में बेसिक डिफरेंस ये है कि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है। उसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यूज करते हैं, आरएनए में केवल राइबोन्यूक्लिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। और डीएनए का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, और आरएनए का मोलर मास जो है कम होता है, लेस स्टेबल होता है। डीएनए जो है वो एक ब्लूप्रिंट या कोडिंग प्रोवाइड करता है, आरएनए इसका इस्तेमाल करके आगे प्रोटीन सिंथेसिस करता है। डीएनए में रिप्लिकेशन होता है, यानी वो अपनी कॉपीज, आइडेंटिकल कॉपीज, 2 कॉपीज निकाल सकता है, जबकि आरएनए में ऐसा नहीं होता है। तो ये था हमारा थोड़ा सा डीएनए और आरएनए के बारे में। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हार्मोन्स के बारे में। तो आप इसको लिख लीजिए। हार्मोन्स क्या होता है? ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉडी में अपने आप सीक्रेट होते हैं थ्रू द ग्लैंड्स के द्वारा निकलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कह सकते हैं, इनके ये निकलते हैं। तो आप हार्मोन्स को ये निकालेंगे, इट इज केमिकल सब्सटेंस which secrete from endocrine glands and provide इससे क्या होती है? हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा जो है ग्रोथ होता है, और साथ में रिप्रोडक्शन के केस में ये हमको हेल्प करता है। प्रोवाइड हेल्प इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट। तो जो लिविंग ऑब्जेक्ट है यानी कि ह्यूमन बॉडी है, उसमें ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को प्रोवाइड करता है। अब उसमें से कुछ हार्मोन्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें से एक हार्मोन्स है जैसे एंड्रोजन है और एस्ट्रोजन है। तो सम हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स हैं, इसमें है आपका एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। ये सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल बताता है। तरह से 6 हार्मोन्स होते हैं जो उसके अंदर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मेल के अंदर बाद में बियर्ड आ जाना, है ना, तो वो उनके अंदर बाल होना, तो ये सेकेंडरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बताता है। तो इट डिफाइन सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल। मेल में ये एंड्रोजन मेल का बताता है एंड फीमेल का ही बताता है। दैट इज ये 6 हार्मोन्स होते हैं। तो पहला ये रहा। इसके अलावा इसमें एक होता है इंसुलिन। तो ये हो गया पहला। दूसरा, तीसरा आपका है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड के अंदर जो है शुगर लेवल को चेक करता है, ग्लूकोज लेवल को चेक करता है। इट मेंटेन बैलेंस, इट चेक द लेवल ऑफ शुगर
या ग्लूकोज भी कह सकते हैं, या ग्लूकोज इन ब्लड। शुगर लेवल को चेक करता है। जिससे डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको ये परेशानी होती है, तो वहाँ पर आपने जानते होंगे डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उसके अंदर शुगर लेवल मेंटेन हो। अगर आजकल देख रहे हैं ना, शुगर के कारण बीमारी होती है, हाई शुगर किसी का होता है, किसी का लो शुगर होता है, तो इंसुलिन क्या करता है, उसको प्रोवाइड करता है। इसी तरह से एक है आपका थायरॉक्सिन, इसी तरह से है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये क्या करता है, ये बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है उसको मेंटेन करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स, इसको मेंटेन करता है। इट मेंटेन मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी इन कार्बोहाइड्रेट, जैसे कुछ खाना वगैरह खाते हैं तो उसको मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स ईटीसी। तो इस तरह से ये कुछ हार्मोन्स थे जो कि बॉडी मेंटेन करते हैं। इसी तरह और भी बहुत ढेर से हार्मोन्स हैं जिनकी आपको विस्तृत एक्सप्लेनेशन जो है वो बायो से में करते हैं या करेंगे। आज बच्चों हम लोगों ने देखा कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, और थोड़ी सी जानकारी हमने ली हार्मोन्स के बारे में। तो डीएनए क्या होता है, डबल हेलिकल होता है। इसमें 4 बेस इस्तेमाल होते हैं, ए, सी, टी और जी, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन और ग्वानिन, जिसमें ए और टी के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और सी और जी के बीच होती है। इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, डबल हेलिकल होने के कारण ये स्टेबल होता है, ज़्यादातर ये सेल्स में पाया जाता है। अच्छा, ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं पेंटोज शुगर, साथ में आपका फास्फेट आयन और बेस, 3 चीज मिला बनता है, यानी कि बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट आयन। अगर केवल हम बेस और पेंटोज शुगर को लेंगे तब ये बनेगा न्यूक्लियोसाइड्स। अच्छा, ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे जुड़ते हैं, ये 3 to 5 डैश कार्बन के थ्रू 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, यानी कि पहले न्यूक्लियोटाइड्स का 3rd कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स का 5 कार्बन, ये आपस में फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के द्वारा जुड़ते हैं। आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, सिंगल स्ट्रैंड होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। इसमें भी 4 बेस पाए जाते हैं, लेकिन जहां पर वो थायमिन था उसकी जगह यूरेसिल होता है, यानी ए, सी, यू और जी। अब आरएनए में 3 तरह के आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। एम क्या है, मैसेंजर्स है, यानी कि जो हमको एक ब्लूप्रिंट मिलता है किसके द्वारा, डीएनए के द्वारा, वो उस पर काम करता है आरएनए, यानी कि तरह प्रोटीन सिंथेसिस में मेन योगदान जो है आरएनए देता है। तो वो डीएनए से जो हमको कोडिंग मिली या ब्लूप्रिंट मिला उसको हम मैसेज के रूप में पहले एमआरएनए पहुंचाता है, फिर टीआरएनए उसको ट्रांसफर करता है, और आरआरएनए राइबोसोमल यानी कि फाइनल स्टेट होती है राइबोसोम का मैन्युफैक्चर करता है या प्रोटीन बनाता है। प्यारे बच्चों, ये जो है, अच्छा, डीएनए में रिप्लिकेशन होता है। रिप्लिकेशन क्या है कि डीएनए अपनी आइडेंटिकल कॉपी प्रोवाइड कर सकता है, जबकि आरएनए में ऐसा नहीं है। फिर हमने थोड़ा सा पढ़ा हार्मोन्स क्या होता है। हार्मोन्स क्या होते हैं, वो केमिकल फ्लूइड्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंस हैं जो बॉडीज के अंदर से निकलते रहते हैं, सीक्रेट होते रहते हैं थ्रू द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अच्छा, इसमें से फायदा क्या है कि ये जो हार्मोन्स हैं ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें से कुछ हार्मोन्स जैसे आपने पढ़ा, जैसे कि एक था इंसुलिन। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं शुगर का पेशेंट बढ़ते जाते हैं, शुगर की बीमारी होती है, किसी को डायबिटीज़ की बीमारी है, लो डायबिटीज़ हाई, तो उसमें इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। थायरॉक्सिन है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इसी तरह एंड्रोजन और एस्ट्रोजन भी होते हैं जो कि मेल और फीमेल के सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो कुल मिलाकर बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट्स के माध्यम से। हाँ, अगर आपको ये पसंद है
और तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। अगर कोई सुझाव है तो वो भी ज़रूर हमको दें, जिससे हम अपना नेक्स्ट लेक्चर बनाते समय उसमें और सुधार कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।